गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सभी को प्रणाम, नमस्ते नमस्ते, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सभी को आ जाइए सभी बच्चे और चलिए क्लास को हम शुरू करेंगे। और आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। तो चलो इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो आपके एग्जाम में ना बहुत बार यह पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। इस तरह के काफी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाइए सभी बच्चे यहाँ पर। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि जो पहला प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है वह ये कि सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ठीक है। तो चलो, तो पहले नंबर पर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ठीक है। तो अगर आप इस पूरी दुनिया को देखते हो तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। आपके एग्जाम में इसके ऊपर काफी प्रश्न यहाँ पर बनता है और आपको सीधे सीधे आंसर करना है माइकोप्लाज्मा। कौन होती है? माइकोप्लाज्मा। तो लिखेंगे यहां पर माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। अब सबसे पहले आपसे यह पूछा जाता है यहां पर कि अगर आप इस पूरी दुनिया को देखते हो या इस पूरे वर्ल्ड को देखते हो, इस पूरे विश्व को देखते हो, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। आंसर आपको क्या करना है कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। अब बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा क्या है। माइकोप्लाज्मा की अगर आप बात करो तो माइकोप्लाज्मा होता क्या है। तो आंसर आपको करना है कि माइकोप्लाज्मा की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो माइकोप्लाज्मा एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है। क्या होती है बेटा? ये एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे दूसरे नंबर पर लिखते हैं कि अगर आप माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं तो यह एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है। क्या होती है? एक प्रकार का यह जीवाणु होता है, ठीक है। और आपको यह यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि जितनी भी जीवाणु होते हैं, जितने भी जीवाणु होते हैं, जितनी भी बैक्टीरिया यहाँ पर होती है, उन बैक्टीरिया की अगर आप बात करो तो बैक्टीरिया के चारों तरफ सेल वॉल पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन अगर आप माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा एक इस तरह की बैक्टीरिया होती है, एक इस तरह का जीवाणु होता है जिसमें कोई भी सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यह जीवाणु है बट सेल वॉल इज absent। सेल वॉल इज absent। सेल वॉल इज absent। और हिंदी में अगर हम बात करें तो यह एक जीवाणु है, लेकिन कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ठीक है, अनुपस्थित होती है। ओके, तो यहां पर आपको क्या देखना है कि अगर आप बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो सभी बैक्टीरिया में आपको सेल वॉल दिखाई देता है, कोशिका भित्ति आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर आप माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा एक इस प्रकार की बैक्टीरिया होती है जिसमें आपको कोई भी सेल वॉल नहीं दिखाई देता है, कोई भी कोशिका भित्ति नहीं दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। आप सभी ने एंटीबायोटिक का नाम सुना है? आप सभी ने एंटीबायोटिक का नाम सुना है? एंटीबायोटिक को हम सभी जीवाणुरोधी कहते हैं, ठीक है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, आप डॉक्टर के पास यहाँ पर गए तो जो डॉक्टर होता है वो सबसे पहले आपको क्या देता है? एक एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक जिसको आप हिंदी में जीवाणुरोधी कहते हो, और एक ऐसी दवाई जो कि किसी जीवाणु को, किसी भी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है। क्या करेगा? किसी भी जीवाणु को मारने का काम करता है। तो प्यारे बच्चों, कई बार आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी बैक्टीरिया होती है जो कि किसी भी एंटीबायोटिक से नहीं मरती है। तो आंसर आपको क्या करना है यहाँ पर? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि माइकोप्लाज्मा की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो माइकोप्लाज्मा यहाँ पर होता है वो किसी भी एंटीबायोटिक से नहीं मरता है। इसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है?
दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों कि भाई सभी तरह के बैक्टीरिया को मारती है लेकिन माइकोप्लाज्मा को नहीं मार पाती है, ऐसा क्यों? तो आपको आंसर करना है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी एंटीबायोटिक बनाई जाती है वह किसी भी बैक्टीरिया की सेल वॉल को देख करके बनाई जाती है। ठीक है, अब इसमें तो सेल वॉल है ही नहीं, इसमें तो कोशिका भित्ति है ही नहीं, और इसी वजह से कोई भी एंटीबायोटिक इसे नहीं मार पाती है। और दूसरे नंबर पर आपको ध्यान में रखना होगा कि इसी वजह से हम दूसरे तरह के ट्रीटमेंट का यहाँ पर उपयोग करते हैं, दूसरे तरीके से उपचार का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखने के लिए मिला यहाँ पे कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, दूसरे नंबर पर यह जीवाणु यानी कि यह एक प्रकार की बैक्टीरिया है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि भाई इसमें कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और इसी वजह से यह एंटीबायोटिक इसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं करती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि कोई भी एंटीबायोटिक उपयोगी नहीं होती है, कोई भी एंटीबायोटिक इसके लिए उपयोगी नहीं होती है। नो एंटीबायोटिक इज यूजफुल। तो लिख लेते हैं यहाँ पर नो एंटीबायोटिक इज यूजफुल, और हिंदी में से हम क्या कहेंगे, कोई भी एंटीबायोटिक या जीवाणुरोधी इस पर कार्य नहीं करती है, नहीं कार्य नहीं करती है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब हम माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है कि माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वह किस जगत से संबंधित यहाँ पर होता है। भाई ये जंतु जगत का होता है या फिर यह पादप यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे यह संबंधित होता है। तो भाई बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो यह किस जगत से संबंधित होता है, तो सभी तरह के बैक्टीरिया मोनेरा जगत से संबंधित होती है। तो इसीलिए किससे संबंधित है, मोनेरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि अगर हम बात करें कि यह किस जगत से संबंधित है, यानी कि यह किस किंगडम का है, ये किस किंगडम का है, किस जगत का यह होता है, तो आंसर करना कि यह मोनेरा जगत का होता है। किस जगत का होता है बेटा, यह मोनेरा जगत का होता है, मोनेरा जगत का यह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया कि अगर आप किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं, जगत के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह मोनेरा जगत का होता है। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर बात करते हैं। जब कभी भी हम माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं तो जो माइकोप्लाज्मा होती है ना, जो भी माइकोप्लाज्मा होती है उसको हम सभी पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पीपीएलओ के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। पीपीएलओ की अगर आप यहाँ पर बात करो तो सबसे पहले प्रश्न पूछता है कि पीपीएलओ किसे कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है वह क्या, कि जो पीपीएलओ है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है। तो चलो लिखते हैं इसे यहाँ पर प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो हिंदी में भी लिख लेते हैं इसे लिखेंगे प्लूरो निमोनिया की तरह या जैसा जीव। ठीक है, पर ध्यान दीजिएगा कि जो इंग्लिश में लिखा है वो अगर आप लोग याद कर पाओ तो काफी अच्छा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप यहाँ पर पीपीएलओ के बारे में बात करते हैं तो पीपीएलओ क्या है, तो आंसर आपको करना है प्लूरो निमोनिया की तरह एक जीव। प्लूरो निमोनिया की अगर आप यहाँ पर बात करें तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म किसको कहा जाता है, यहाँ पे माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा इसका एक और अलग नाम यहाँ पर होता है। क्या नाम होता है, इसे हम सभी MLO के नाम से भी जानते हैं।
किस नाम से? MLO के नाम से भी हम इसे यहां पर जानते हैं। MLO की अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, और हिंदी में हम इसे कहेंगे अणु जैसा, अणु जैसा जीव, अणु जैसा जीव। क्यों कह रहे हैं हम इसे अणु जैसा जीव? क्योंकि यह इतना छोटा है। माइकोप्लाज्मा की अगर आप बात करो तो माइकोप्लाज्मा क्या, सोनम अभी मैं आपको बताऊंगी बेटा टैक्सोनॉमी, तब बताऊंगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, अणु जैसा, यानी अणु, अणु मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जितना यह छोटा है, तो कितना छोटा यह होगा, ठीक है, कितना छोटा यह होगा? तो आंसर आपको करना है 0.1 से लेके 0.5 mm तक यह छोटा होता है, ठीक है। तो अगर आप इसके साइज के बारे में बात करते हो तो इसका जो साइज होता है, इसका जो आकार होता है, इसका जो साइज होता है वह क्या, काफी छोटा है। कितना? 0.1 से लेकर के 0.5 mm तक, इतना यह छोटा होता है। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है कि यह कैसा दिखाई दे रहा है, अणु की तरह यह दिखाई यहां पर दे रहा है, ठीक है। एक और नाम इसका आगे आता है क्या, कि इसे कई बार हम सभी कहते हैं जोकर ऑफ एनिमल किंगडम। कई बार हम इसे क्या कहते हैं, जोकर ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। और हिंदी में अगर हम इसे देखें तो इसे कहा जाता है जंतु जगत का जोकर। क्या? जंतु जगत का जोकर भी इसको यहां पर कहा जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जोकर क्या है। आप सभी ने जोकर देखा है, बहुत सारी पिक्चरों में, सर्कस में, टीवी में जोकर आपने देखा होगा। जोकर क्या करता है, अपना जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, अपने चेहरे का जो हाव भाव होता है, उसको क्या करता है, बदलता रहता है। कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी डरा रहा है, कभी खुद खुश हो रहा है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा एक इस तरह का जीव है जो लगातार अपने आकार को बदलता रहता है। तो जैसे आप अमीबा के बारे में बात करते हो तो अमीबा अपने आकार को बदलता रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से, उससे भी ज्यादा अगर आप देखें तो माइकोप्लाज्मा अपने आकार को, अपनी शेप को लगातार चेंज करता रहता है। और इसी वजह से जैसे जोकर अपने फेस को चेंज करता है, बिल्कुल उसी तरीके से माइकोप्लाज्मा भी अपने आकार को चेंज करता है। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, जंतु जगत का जोकर यहां पर कहा जाता है, ठीक है। राजपाल पूछ रहे कि मैम कोर्स कब कंप्लीट होगा? बेटा अभी तो एक चैप्टर भी नहीं हुआ तुम्हारा, हाँ अभी तो पहला ही चैप्टर चल रहा है आपका। चलो तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले नंबर पर, कि जब आपसे कभी यह पूछा जाए कि भाई यह बताइए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो आंसर क्या करना है कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह माइकोप्लाज्मा होती है। दूसरे नंबर पर यह क्या है, एक जीवाणु है लेकिन इसमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं होती है। दूसरे नंबर पर कोई भी एंटीबायोटिक इसमें कार्य नहीं करती है। दूसरा, यह मोनेरा जगत से संबंधित होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि PPLO इसका दूसरा नाम है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PLO ये अणु जैसा दिखाई देता है। 0.5 से लेके 0.1 से लेके 0.5 mm तक इसका साइज यानी आकार होता है और इसे हम जंतु जगत का जोकर यहाँ पर कहते हैं। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम ये कैसा दिखाई देता होगा, तो जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो यह कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। इस तरीके का माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर यह दिखाई देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी होती है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर एक नया प्रश्न बनेगा कि आपको यह बताना है कि सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी होती है, सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी होती है, ठीक है। अब इसका जो नाम यहाँ पर बनता है कि जो सबसे छोटी बैक्टीरिया होती है वो है डायलिस्टर न्यूमोसिनेट, ठीक है, न्यूमोसिनेट, डायलिस्टर न्यूमोसिनेट। अब यहाँ पर बात आती है कि कुछ बच्चे यह पूछेंगे कि मैम इससे पहले जब हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा भी तो क्या था, माइकोप्लाज्मा भी तो क्या था, तो आंसर करना कि जो माइकोप्लाज्मा था वो क्या था, वो भी जीवाणु था, वो भी बैक्टीरिया था, वो भी सबसे छोटा था। तो हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं सबसे छोटी बैक्टीरिया, तो माइकोप्लाज्मा का नाम क्यों नहीं लिख रहे बेटा, इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वह उसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं थी, उसके चारों तरफ यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं थी। तो जब कोशिका भित्ति नहीं थी तो इसी वजह से उसको हम लोग एक ट्रू बैक्टीरिया नहीं मानते, एक वास्तविक बैक्टीरिया नहीं मानते। तो यहाँ पर जब आपसे
पूछा जाता है कि सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, तो आंसर करना कि डायलिस्टर सबसे छोटी बैक्टीरिया होती है, सबसे छोटी बैक्टीरिया यह होती है और इसके पास कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, यानी कि सेल वॉल इसके पास प्रेजेंट होता है और इसका जो आकार होता है वह 0.5 से लेकर के 1.6 mm तक होता है। ठीक है, क्लियर है मैम? क्या नोट कर ले? अगर नोट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी ये आपको सारा पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊंगी मैं, ठीक है। चलो ओके बच्चों, माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देता है? माइक्रोस्कोप की अगर आप बात करो तो माइक्रोस्कोप में कुछ यह इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में कुछ यह इस तरीके से दिखाई देता है। चलिए, नोट कर रहे हो क्या? नोट कर रहे हो तो अच्छी चीज है, नहीं तो ये पीडीएफ में भी बेटा आपको मिल जाएगा, है ना। तो परेशान मत होना, सबका चैटिंग देख रही हूं मैं, परेशान मत हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पर बात आती है जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जंतु पूरे की पूरे, अगर आप पूरे इस वर्ल्ड के बारे में बात करें तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी थी? माइकोप्लाज्मा। कौन सी थी यहां पर? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो अब पूछा जा रहा है जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सा होगा बेटा? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक। तो सबसे छोटा क्या था? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ा कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। कई बार मैंने देखा है कि कुछ बच्चे लिखाते हैं शुतुरमुर्ग, नहीं, शुतुरमुर्ग नहीं होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा, क्योंकि अभी वो सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ है। अंडे की अगर आप बात करो तो उसमें सिर्फ आपको एक कोशिका यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब देखो, अगर आप इस पिक्चर को देखते हो बच्चों, तो यहाँ पर देखो कि ये क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। जो दूसरे अंडे हैं जैसे मुर्गी के अंडे, मुर्गी के अंडे की अपेक्षा अगर आप देखो तो लगभग 13 से लेकर के 20 गुना ज्यादा यह बड़ा होता है, ठीक है। लगभग 13 गुना ज्यादा, 17 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा यह बड़ा होता है, ठीक है, ये बड़ा होता है। मैम करंट अफेयर नहीं पढ़ाई? गौरव इस बारे में बेटा मुझे जानकारी नहीं है, वैसे तो पढ़ाया सब कुछ जाएगा आपको, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं है ना, कि कब पढ़ाया जाएगा कब नहीं पढ़ाया जाएगा। चलो, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि जंतु जगत की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है आपके यहाँ पर? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम क्या इसका आमलेट बन सकता है क्या, है ना? हाँ बन सकता है, इसका आमलेट बन सकता है, परेशान मत हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर आप इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो यह लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास लंबा होता है और इसका वजन अगर आप देखो तो लगभग आप देख सकते हो यहाँ पर कि यह 1.5 किलो के आसपास है ना, 1.4 kg के आसपास ये भारी है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो काफी भारी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, मैम भारत में मिलता है शुतुरमुर्ग? नहीं बेटा, भारत में नहीं मिलता है, कहीं कहीं पर अगर लाया गया होगा खूब पैसा खर्च करके तो अलग बात है, पर ये हमारे भारत की प्रजाति नहीं है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। वेट की अगर हम बात करें तो 1.4 किलोग्राम के आसपास यह भारी होता है। तो अगर आपसे कभी ये पूछ ले, अभी तक तो नहीं पूछा, ठीक है, अगर मान लो यह पूछ ले कि सबसे भारी कोशिका कौन सी होती है, तो हम आंसर कर सकते हैं कि अगर आप शुतुरमुर्ग के अंडे के बारे में बात करें तो यह सबसे भारी कोशिका भी यहाँ पर होती है, ठीक है। चलो आगे अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा कौन सा है, यहाँ पे अब आपसे एक नया क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह बताइए कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा कौन सा है, तो आपको क्या आंसर करना है। अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा कौन सा है, तो आपको सीधे सीधे आंसर करना है, इसका नाम है एसिटाब्यूलेरिया। एसिटाब्यूलेरिया, इसका नाम क्या है बेटा? एसिटाब्यूलेरिया, ठीक। एक तरह का यह पौधा होता है। कैसा दिखता है मैम? बेटा बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है, देखो काफी बड़ा दिख रहा है। कोई एक बड़ी कोशिका इतनी बड़ी कैसे दिख सकती है, पर ये दिख रही है, देखो ये पूरी की पूरी क्या है? एक पौधा यहाँ पर है और सिर्फ एक कोशिका का यह बना हुआ है और इसका नाम है यहाँ पर एसिटाब्यूलेरिया। और यह क्या है? एक प्रकार का पौधा। तो जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एल्गी, एल्गी मतलब क्या होता है? शैवाल। क्या होता है? शैवाल। तो एल्गी का मतलब है छोटी 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 बहुत सारी, ठीक। तो एल्गी, और अगर सिर्फ एक है तो उसको क्या कह देते हैं? एल्गा। क्या कह दिया? एल्गा, क्योंकि काफी बड़ा है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं?
एल्गा। तो परेशान मत हो ना, एल्गा क्या है, आपकी एल्गी ही है। एल्गी मतलब बहुत सारी और एल्गा मतलब एक, एल्गा मतलब एक। और इसकी लंबाई की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई होती है वह 1 से 10 सेंटीमीटर के आसपास बड़ी होती है। तो 1 से 10 सेंटीमीटर काफी बड़ा होता है किसी कोशिका के लिए, ठीक है। मैम बायोलॉजी के लिए कोई बुक परचेज करनी है? नहीं बेटा, कोई बुक परचेज नहीं करनी है, ठीक है। चलो हो गया बेटा, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में। किसके बारे में? अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में। ह्यूमन बॉडी मतलब हमारा शरीर, हमारे शरीर, मानव शरीर के बारे में। तो मानव शरीर की जब कभी भी हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि यह बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। और आपको सीधे सीधे यहाँ पर क्या आंसर करना है? आंसर करना है डिंब, यानी कि ओवम या एग या अंडा, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। ये सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? ये सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर की, ठीक। इसकी लंबाई की अगर आप यहाँ पर बात करें, मतलब साइज के बारे में अगर आप बात करें तो साइज इसका होता है 0.15 से लेके 0.2 mm, ठीक है। चलो मैम आप लिखा के पढ़ाओ। सुधांशु देखो इस तरह की बातें मत करो, ठीक है। जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, रिलैक्स रहो, ठीक है। मैम आप जो नोट्स प्रोवाइड करेंगी उसे प्रिंट आउट करवा के रखना है या सिर्फ सेल्फ नोट्स बनाने हैं? बेटा आप आपको जैसा ठीक लगे। अगर आप सेल्फ नोट्स बना रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, बाकी मैं आपको A4 साइज की PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो A4 साइज की जो PDF आपकी रहेगी उसको आप लोग प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मान लो कितने पन्ने हैं, 9, 10 या 12, 14 पन्ने हैं, वो आपका एक ही पेज में आ जाएगा, एक ही पन्ने पे आ जाएगा। तो आपकी बचत भी होगी और पढ़ने में भी सही रहेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगी, मैं आपको A4 साइज में ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? आंसर करना डिंब होती है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को यह फील होगा कि मैम जो डिंब होता है यानी कि जो एग होता है या जो अंडा यहाँ पर होता है, ये तो लड़कियों में पाया जाएगा या महिलाओं में पाया जाएगा या फिर स्त्रियों में पाया जाएगा, है ना। तो फिर पुरुषों में क्या होगा? इस तरह से मन में थॉट आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? मानव, ह्यूमन बॉडी, मानव। मानव की अगर हम बात करते हैं तो मानव का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों। क्या? मेल और फीमेल दोनों, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो जब हम बात करते हैं मेल या फीमेल के बारे में, ठीक है बच्चों, तो मेल और फीमेल दोनों किसके पार्ट है यहाँ पर? अगर मैं आपसे बात करूं एक पुरुष और एक औरत के बारे में, तो पुरुष और जो औरत होगी वह क्या है? पुरुष और औरत क्या होगी? एक मानव ही तो है वो, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी क्या देखेंगे? नीरज इसका जैसे क्वेश्चन है कि सेकेंड पेपर में इंग्लिश में ऐसे आएगा, उसके लिए खान सर का अलग से कोई कोर्स लेना होगा या इसी में हो जाएगा? नीरज ये मैं बेटा आपको पूछ के बताऊंगी, ठीक है। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसको पूछ के बताऊंगी, ठीक है। चलो तो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अंडा क्या होता है, एग क्या होता है। तो बेटा जब हम स्त्रियों के बारे में बात करते हैं ना, तो स्त्रियों के अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए एग का निर्माण होता है, और पुरुषों की अगर हम बात करते हैं तो उनके अंदर स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ठीक है। तो पहले नंबर पर क्या पूछा गया? सबसे बड़ी कौन सी होती है। दूसरे नंबर पर पूछा जाएगा मानव शरीर में सबसे छोटी कौन सी होती है। तो पहले नंबर पर सबसे बड़ी कौन सी थी? ओवम यानी अंड, डिंब, एग, अंडा, ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी होती है? तो आंसर करना शुक्राणु। क्या होती है? शुक्राणु। तो इसकी अगर आप बात करो तो यह कितनी होती है? 1.0 माइक्रोन मीटर, 1.0 माइक्रोन मीटर, इतनी यह छोटी होती है, इतनी छोटी होती है। कंपैरिजन करके दिखाऊं? देखो ये जो है ये तो है आपका स्पर्म, ठीक है, ये शुक्राणु है। अब इसका कंपैरिजन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको बड़ा सा जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? एग यानी कि अंडा, ठीक है। और ये जो छोटा सा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा सा ये है स्पर्म, इतना छोटा होता है। इसके मुकाबले यह इतना छोटा होता है,
ठीक है, काफी छोटा होता है इसके मुकाबले। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर सबसे बड़ी पूछा जाए तो अंड यानी डिंब यानी अंडा, और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे शुक्राणु यानी कि स्पर्म, शुक्राणु सबसे छोटा यहाँ पर हो जाएगा मानव शरीर में। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। अगर हमसे यह पूछा जाए दूसरे नंबर पर सबसे छोटा कौन सा होता है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि दूसरे नंबर पर सबसे छोटा कौन सा होता है, तब आपको क्या आंसर करना होगा कि दूसरे नंबर पर सबसे छोटा होता है हमारी आरबीसी। आरबीसी मतलब क्या है, जिसको आप कहते हो लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर यह सबसे छोटी होती है, कितनी होती है 7.5 mm, कितनी होगी 7.5 mm। ठीक है, क्लियर है, ओके हाँ ठीक है विशाल, मैं पूछ लूंगी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि सबसे छोटी कौन सी होती है शुक्राणु, और दूसरे नंबर पर सबसे छोटी कौन सी होती है लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, लेकिन हमें पहली प्राथमिकता किसको देनी है, शुक्राणु को ही पहले प्राथमिकता देनी है, क्योंकि यही सबसे छोटी यहाँ पर होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना काफी बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। क्या, एक होता है सबसे बड़ी और एक होता है सबसे लंबी। सबसे बड़ी जो होता है वो है ह्यूमन एग, अंडा, और सबसे लंबी कौन सी होती है, तो आंसर करना न्यूरॉन होती है। कौन सी होती है बेटा, न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो न्यूरॉन कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसको आप सभी तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। कैसी होती है, तंत्रिका तंत्र की यह इकाई यहाँ पर होती है। ठीक है, और अगर आप इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी होती है 100 माइक्रोन होती है। कैसी होती है 100 माइक्रोन के आसपास यह क्या होगी, लंबी यहाँ पर होती है। और न्यूरॉन में भी सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो आंसर करना न्यूरॉन में भी सबसे बड़ी मोटर न्यूरॉन होती है। मोटर न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन में भी सबसे बड़ी कौन सी होती है, मोटर न्यूरॉन होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान यहाँ पर रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ओवम, एग, अंडा। ठीक है, नेक्स्ट सबसे छोटी कौन सी होती है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म होती है। और दूसरे नंबर पर सबसे छोटी कौन सी है, लाल रक्त कणिकाएं। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो आंसर करना न्यूरॉन। क्या होती है बेटा, न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका यहाँ पर होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये 3 क्वेश्चन आपके मानव शरीर से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। आगे चलते हैं। आप सभी को मैंने पहले भी यहाँ पर पढ़ाया हुआ है कि अगर आप न्यूरॉन के बारे में बात करते हो तो न्यूरॉन में सेंट्रोसोम्स नहीं पाए जाते। याद करो, ठीक है, अगर आप सभी न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं तो न्यूरॉन में सेंट्रोसोम्स नहीं पाए जाते। पढ़ाया था ना मैंने, सेंट्रोसोम्स नहीं पाए जाते। और जो सेंट्रोसोम्स होते हैं उनका क्या काम होता है, कोशिका विभाजन करवाना। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है, कोशिका विभाजन करवाना। ठीक है, सेल डिवीजन करवाना। अब जब कभी भी हम किसी भी न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं तो न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ओके, अच्छा ठीक है, एक बच्चे ने सही बोला है, ये mm नहीं है बेटा, ये माइक्रोन है। ठीक है, ये माइक्रोन है, mm नहीं है, ये माइक्रोन है। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा बेटा। ठीक है, चलो ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया है कि न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि किसी भी न्यूरॉन में आप देखते हो कि जो सेंट्रोसोम होता है वह नहीं पाया जाता है। ठीक है, और आगे आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसी वजह से मस्तिष्क में पुनर्नियोजन की जो क्षमता होती है वह काफी कम होती है। वह क्या होती है, काफी कम यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए
मैं फिगर देख करके एग्जाम में बताया जाता है क्या? ज्यादातर ये इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों आपको दिखा रही हूँ ये सब सेल्स के इमेजेस, ताकि आपको लोगों को याद रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आगे चलते हैं। और तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजित नहीं करती क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। सेम यही चीज मैंने आपको बताई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी होती है? नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है वह ये कि सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी होती है, ठीक है। तो बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ है जूट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जूट। लेकिन अब से आप लोगों को क्या आंसर करना है? रेमी का रेशा। क्या आंसर करना है बेटा यहाँ पर आपको? रेमी का रेशा। अब आपके मन में आएगा कि रेमी का रेशा क्या होता है? तो देखो रेमी जो होता है वह एक तरह का पौधा होता है। क्या होता है? एक तरह का पौधा होता है। अगर आप इसकी एक कोशिका को निकाल लें, मतलब एक कोशिका एक रेशे के समान, रेशा मतलब एक धागे के समान इतनी लंबी होती है, और लगभग एक कोशिका कितनी लंबी होती है? 190 सेंटीमीटर के आसपास यह लंबी होती है। तो इसीलिए अगर आपसे एग्जाम में कभी यह पूछा जाए कि यह बताओ कि सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी है, सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सी है, तो आंसर करना रेमी का रेशा। अगर रेमी का रेशा नहीं दिया हुआ है तभी आप सभी क्या कहेंगे? जूट का रेशा। क्या? जूट का रेशा, ठीक है, जूट का रेशा। तो अगर आप देखो तो जूट जो होता है या रेमी जो होता है उसके इस तरह से फाइबर्स, रेशा, तंतु बनाया जाता है। झोला बनाने के लिए, बोरा बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। रस्सी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी है, तो रेमी का रेशा सबसे लंबी पादप कोशिका होती है। अब नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल। अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि सबसे लंबी जंतु कोशिका कौन सी होती है, अगेन अब देखो मानव शरीर की अगर आप बात करते हो तो मानव शरीर में भी सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो हमारी न्यूरॉन ही होती है। इसी तरह से सभी तरह के एनिमल्स के बारे में बात करें, सभी एनिमल्स के बारे में, तो उनमें भी जो सबसे लंबी कोशिका होती है वह कौन सी होती है, तो आंसर करना न्यूरॉन ही होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन ही होती है। और खासतौर से मोटर न्यूरॉन सबसे लंबी यहां पर होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहां पर कि सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है। अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि यह बताइए कि सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, तो आपको क्या आंसर करना है? स्पाइरेलम। क्या आंसर करना है यहाँ पर? स्पाइरेलम। स्पाइरेलम। तो स्पाइरेलम की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो स्पाइरेलम एक जीवाणु का नाम है, और ये जो जीवाणु होता है ये सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी है? सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी है? क्या बताया था मैंने आपको कि जो सबसे छोटी बैक्टीरिया है वह कौन सी है, तो आंसर करना है डायलिस्टर न्यूमोसिनेट। और सबसे बड़ी बैक्टीरिया कौन सी है? सबसे बड़ी बैक्टीरिया या सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है, तो आंसर करना है स्पाइरेलम। क्या है यहाँ पर? स्पाइरेलम, ठीक है, स्पाइरेलम। तो स्पाइरेलम इसका नाम क्यों है? तो आप सभी ने स्प्रिंग का नाम सुना होगा, सुना है ना सभी ने स्प्रिंग का नाम, ठीक है। या फिर आपने यहां पर सुना होगा स्पाइरल कॉपी, स्पाइरल नोटबुक। अब जो भी नोटबुक आज के टाइम पे आप मोस्टली यूज करते हो A4 साइज का होता है, और साथ में आप क्या देखेंगे यहाँ पे उसमें स्पाइरल लगे हुए होते हैं, स्प्रिंग लगा हुआ होता है, स्पाइरल लगा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर आप स्पाइरल के बारे में बात करें तो इस तरह की संरचना, तो अगर आप देखो इस बैक्टीरिया को तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे स्प्रिंग की तरह हो, घुमावदार हो, सर्पिल आकृति हो। तो इसी वजह से इस तरह की बैक्टीरिया का क्या यहाँ पर नाम रख दिया गया है, तो आंसर करना कि इस तरह की बैक्टीरिया का नाम इन्होंने स्पाइरेलम यहाँ पर नाम रख दिया गया है। और यह सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है बेटा। किसी भी न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता, ठीक है, किसी भी न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता। चलो मैम ऑप्शन में अगर दोनों आ जाए तो बेटा जो यहाँ पे लिखा है वही सही है, ठीक है। तो आपका रेमी का रेशा ही सही होगा, ठीक है। चलो रिवाइज करवा दूं एक बार, रिवीजन करवा दूं एक बार।
ठीक है, चलिए तो फटाफट से एक बार रिवीजन हम इसको यहाँ पर करते हैं। पहले नंबर पर आपसे जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा वह क्या है? चलिए पहले नंबर पर जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा वो है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? चलिए फटाफट से, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है बताओ फटाफट से। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। यह एक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होता है। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यह कोई, इसके ऊपर कोई भी जीवाणुरोधी, कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये किस जगत से संबंधित है? मोनेरा जगत से संबंधित होता है। यह किस नाम से फेमस है? PPLO के नाम से फेमस है। फिर आपसे पूछा जाता है कि PPLO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आंसर आपको करना है कि PPLO की फुल फॉर्म क्या होगी? प्लूरोनिमोनिया की तरह जीव, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसी को हम सभी MLO के नाम से भी जानते हैं। MLO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आंसर आपको करना है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, अणु के आकार का। इसका आकार कितना होता है? 0.1 से लेकर के 0.5 mm तक होता है और इसे हम सभी क्या कहते हैं? जंतु जगत का जोकर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि सबसे छोटी बैक्टीरिया का क्या नाम होता है? आंसर करना डायलिस्टर होता है। क्या होता है? डायलिस्टर होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर आपसे पूछता है सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा कौन सा होता है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा एसिटाब्यूलेरिया होता है। क्या होता है? एसिटाब्यूलेरिया होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो आंसर आपको करना है यहाँ पर डिंब यानी कि एग, अंडा सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। फिर आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आंसर करना शुक्राणु। आंसर क्या करना है? शुक्राणु। और दूसरे नंबर पर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? हमारी RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वह न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी होती है? तो आंसर आपको क्या करना है? रेमी का रेशा, रेमी का रेशा। और दूसरे नंबर पर जूट आता है, पहले नंबर पर लेकिन हमेशा आप किसको प्राथमिकता देंगे? रेमी का रेशा को प्राथमिकता देंगे। नेक्स्ट, सबसे लंबी जंतु कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी जंतु कोशिका कौन सी होती है? और आपको क्या आंसर करना है यहाँ पर? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका स्पाइरेलम होती है। और स्पाइरेलम क्या होता है? एक तरीके का जीवाणु होता है। क्या होता है बेटा? एक तरीके का जीवाणु यह होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? चलो तो आज की कक्षा यहीं तक रखेंगे। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक था, प्यारा सा टॉपिक था, सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब कल की जो हमारी क्लास यहाँ पर बनेगी उसमें हम लोग आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे हम सभी पढ़ेंगे किसके बारे में? DNA, RNA, इन सभी के बारे में। ठीक है, तो कल सभी टाइम पे आ जाएंगे। कल बहुत बढ़िया क्लास आप लोगों की होने वाली है। ठीक है, चलो तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, कल मिलेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेना। हाँ, ये बोर्ड PDF आपके अपलोड करवा दूंगी, परेशान मत हो। ठीक है, MCQs कराऊंगी बेटा, आपका एक दिन निकाल करके मैं टेस्ट लूंगी, जितना कुछ भी मैं पढ़ा दूंगी उसका टेस्ट लूंगी, है ना। तो अब क्या है कि 3 दिन तो बेटा आप लोगों की क्लास होती है ना। अब 3 दिन क्लास होती है, उसमें भी छुट्टी कोई ना कोई पढ़ ही जाती है। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि 1-2 चैप्टर मैं आप लोगों का अच्छे से करवा दूं और फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगी, MCQ मतलब, और साथ में प्रीवियस ईयर के कुछ टॉपिक्स मतलब जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी करवा दूं। अब यहाँ पर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो इसीलिए क्वेश्चन अभी नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, तो अब जब आपके 2-3 चैप्टर हो जाएंगे तो 2-3 चैप्टर के एक साथ टेस्ट में ले लूंगी। ठीक है, चलो तो कल मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।